नमस्ते दोस्तों, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने अध्याय 6 तक पढ़ लिया था। खून का टीका के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे हमने। अब हम अध्याय 7 से शुरू करते हैं। तो अध्याय 7 में क्या क्या है, तो हमीर का मेवाड़ को की जो भूमि है उसको छोड़कर द्वारिका पुरी जाने के बारे में हमीर व अजय सिंह की बात होती है और मालदेव व मराणा हमीर का युद्ध का दृश्य है। ठीक है, इसमें पिछले वाले में हमने देखा था कि उसके अंदर राणा हमीर मालदेव से युद्ध करने के लिए उतावले होते हैं और अजय सिंह उनको हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप युद्ध ना करें, ऐसे योग आंदोलन से ही हम विजय हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी अस्त्र शस्त्र और सेना की कमी है। इसीलिए पर हमीर नहीं मानते, हमीर हट सबसे ऊंचा, इसीलिए। तो अब हम देखेंगे इसको, अध्याय 7 को। तूर्यनाद का क्या अर्थ है, तो शंखनाद करना, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले जब हम पहले के ज़माने में शंखनाद होते थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो युद्ध राजा मालदेव व राणा हमीर के बीच हुआ। और मालदेव किसके थ्रू युद्ध कर रहे थे, यवनों के थ्रू युद्ध कर रहे थे मालदेव राणा हमीर से। ठीक है, इस युद्ध में किसकी विजय हुई, तो जाहिर सी बात है हमीर के पास सेना की कमी थी और अस्त्र शस्त्र की भी कमी थी, तो राजा मालदेव की विजय हुई। इस युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो राणा हमीर पराजित हुए। मनुष्यता से पृथक कौन हो गया था, अनंग सिंह हो गया था, क्योंकि उनको हमेशा युद्ध की ही पड़ी रहती थी। हमेशा वो सिर्फ मनुष्य के खून के बारे में और युद्ध के बारे में ही सोचते रहते थे, तो वो मनुष्यता से एकदम पृथक हो गए थे, राक्षसों की भांति करना हो गए थे। आगे हम अनंग सिंह के बारे में पढ़ेंगे, और ज़्यादा दयनीय दशा हो गई थी उनकी, तो आगे हम देखते हैं। राणा हमीर की मन स्थिति कैसी हो गई थी, तो विचित्र हो गई थी उनकी। उत्साह की जगह निरुत्साही छा गया था, क्योंकि युद्ध हार गए थे। उनको ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं युद्ध हार गया, इसीलिए उनके अंदर नीरसता छा गई, उत्साह की कमी हो गई और विचित्र हो गए वो, और वो मेवाड़ छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। राणा हमीर का मन उचाट क्यों हो गया था, तो क्योंकि राजा मालदेव जो थे हमीर को परेशान कर रहे थे, उनके सामंतों को कष्ट पहुंचा रहे थे और कार्य में निष्फल कर देते थे और उनके संगठन पर आघात पहुंचाते थे। इसीलिए राणा हमीर का मन उचाट हो गया और वो मेवाड़ छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। किसने मेवाड़ की भूमि को छोड़ने का निर्णय कर लिया था, तो राणा हमीर ने छोड़ने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल निराश हो गए थे। राणा हमीर कहाँ जाना चाहते थे, वो एकदम शांत जगह जहाँ कोई ना हो और द्वारिकापुरी जाना चाहते थे और अपने मन को शांत करना चाहते थे। कर्म क्षेत्र में नितांत असफल कौन सिद्ध होता है, तो अजय सिंह हमीर को आशाहीन प्राणी कैसा होता है, तो कर्म क्षेत्र में नितांत असफल सिद्ध होता है। वो कर्म क्षेत्र में हमेशा जो आशाहीन व्यक्ति होता है वो हमेशा असफल ही होता है। ठीक है, जिसमें आशा नहीं होगी वो क्या कर्म करेगा और क्या असफल होगा। जब तक आशा नहीं है, जब तक वो मन से हार जाएगा, मन से हारा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो हमेशा असफल ही होगा। अजय सिंह हमीर को क्यों रोकना चाहते थे, तो वह राणा हमीर को हताश और टूटा हुआ नहीं देख सकते थे और मेवाड़ छोड़कर जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मेवाड़ की स्थिति दयनीय थी। पलायन किसके इर्द गिर्द घूम रहा था, पलायन राणा हमीर के इर्द गिर्द घूम रहा था। उनको सिर्फ यही एक विचार आ रहा था कि मुझे मेवाड़ छोड़कर जाना है। अध्याय 8 में राणा हमीर के चाचा हमीर के असफल आक्रमण से विचलित हो रहते हैं और अहिंसा के युद्ध की तरफ जोड़ देते हैं। अहिंसा की युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, अजय सिंह क्यों चिंतित हो उठे,
राणा हमीर के जाने से हो गए थे वो। नीलांबर का समास विग्रह, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अभी मैंने जब क्वेश्चन बनाए थे तो मैंने कहा इसको बाद में हम करेंगे। अहिंसा का युद्ध क्या है? तो अहिंसा का युद्ध बिना रक्त बहाए शत्रु को असहयोग करना, जिसे उसे धन आदि नहीं देना और शत्रु की हर प्रकार से असहयोग देना। पवन सिंह का व्यक्तित्व कैसा था? महाबलिष्ठ योद्धा था, युद्ध विशाल और निर्भीक था। पराजय, अजय सिंह ने क्या विचार दिया? ऐसे उपाय जो रक्तपात और हिंसा से दूर व अहिंसा का युद्ध लड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा विचार दिया उन्होंने। मेवाड़ वासियों को क्या निर्देश दिए गए? तो मेवाड़ वासियों को निर्देश दिए गए कि वह अपना व्यापार बंद कर दे और वे दुकानें नहीं खोले, वे मालदेव के आतंक को सहकर भी मदद ना करे। अध्याय 9। राणा हमीर पराजय से निराश होकर इस समय तीर्थ यात्रा पर गए थे। ठीक है, अहिंसात्मक कार्य करके दुश्मन को निर्बल बनाने का कार्य किया जा रहा था। किसके मन में द्वंद्व हो रहा था कि करूं या ना करूं अहिंसा के युद्ध का सपोर्ट, मतलब मैं उसका करूं या ना करूं के द्वंद्व में कौन फंसा था? तो पवन सिंह फंसे थे। अहिंसात्मक आंदोलन के लिए पवन सिंह ने क्या कहा? राणा जी की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है। शत्रु को किस बात का पता नहीं चलना चाहिए? तो शत्रु को पता नहीं चलना चाहिए कि राणा जी कहाँ गए हैं, द्वारिकापुरी की तरफ गए हैं, नहीं तो राजा मालदेव उनको मारने की कोशिश करेगा। यह रक्तहीन क्रांति और हिंसाहीन युद्ध पागलों का आलाप नहीं हो सकता है। किसने कहा? यह सरदार भूप सिंह ने कहा था, व्यंगात्मक मिश्रण, मुस्कान के साथ व्यंग कसते हुए। ठीक है, क्योंकि जो योद्धा होते हैं उनको हमेशा युद्ध ही दिखता है, वो अहिंसा के बारे में नहीं सोचेंगे। सामंत पद्म सिंह ने असहमति जताते हुए क्या कहा? राणा जी ने हमें अवश्य निर्बल समझा होगा, तभी हमें ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करने के लिए कह रहे हैं। अहिंसात्मक जो आंदोलन है वो सभी सामंतों और योद्धाओं को कायरतापूर्ण कार्य लग रहा था। अमरदान कौन था? तो अमरदान थे राणा जी के राज्य के अत्यंत स्वामी भक्त व ओजस्वी वाणी के सम्राट कवि थे और चारण थे। भारत अमरदान जी ने असहयोग आंदोलन समर्थन किया या नहीं किया था? उन्होंने। सभी सामंत क्यों हंसे? क्योंकि असहयोग आंदोलन वाली बात हास्यबद्ध लग रही थी। इस अध्याय में राणा हमीर कहाँ गए थे? तीर्थ यात्रा पर। इस अध्याय यानी कि जो 9वां अध्याय है उसके अंदर तीर्थ यात्रा पर जाने की बात हुई है। इस अध्याय में राणा हमीर कहाँ चले गए थे? तो तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। ठीक है, अंक शायनी का अर्थ भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अहिंसा की लड़ाई भी एक लड़ाई होती है, किसने कहा? चारण जी, अमरदान जी ने। ठीक है, अध्याय 10। ज्योतिषी बरवड़ी माता से हमीर की भेंट हुई थी, जो चारणी थी और एक ज्योतिषी थी। ठीक है, हमीर यात्रा करते करते कहाँ पहुँचे? गुजरात के खोड़ गांव में पहुँचे थे वो। राणा हमीर खोड़ गांव में कहाँ रुके थे? तो राणा हमीर एक कृषक के घर रुके थे। राणा हमीर के साथ कौन था? अनंग सिंह। अनंग सिंह थे भाई। कृषक राणा हमीर को कहाँ ले गए? चारण जी की बेटी बरवड़ी के यहाँ ले गए थे। देवी बरवड़ी कौन थी? चारण जी की बेटी व एक ज्योतिषी थी। देवी बरवड़ी को हमीर में क्या दिखाई दिया? मेवाड़ की अव्यवस्था से व्याकुल होकर हमीर वहाँ आ गए थे, ये दिखाई दिया। कौन से धर्म की अवज्ञा पराक्रमी पुरुषों को शोभा नहीं देती है? तो क्षत्रिय धर्म की अवज्ञा। राणा हमीर के चेहरे के भाव कैसे हो गए थे? तो हृदय में गलानी का झंझा उठा, चेहरे पर श्वेत कण उभर आए। कब? जब
देवी बरवड़ी ने उनको बोला कि आपको मेवाड़ छोड़कर नहीं आना चाहिए था। देवी बरवड़ी किस कला में सिद्धहस्त थी? तो मनुष्य की आकृति से उसके अंतस यानी अंतर्मन को के भावों को समझने में वो सिद्धहस्त थी। ठीक है। कौन से प्राणी का जीवन अर्थहीन होता है? जो कर्महीन प्राणी होता है उसका जीवन अर्थहीन होता है। कमर किसके लिए कसनी चाहिए? कर्तव्य के लिए। राणा हमीर में किसकी मात्रा आवश्यकता से अधिक थी? हठ की। बहुत ज़्यादा हठी थे, जो काम कहते थे उसको करके रहते थे बिना विवेक के। देवी बरवड़ी ने हमीर को क्या सलाह दी? मेवाड़ वापस लौटने की सलाह दी। देवी बरवड़ी का स्वरूप कैसा था? विगत, आगत और अनागत को जानने वाली अलौकिक प्रतिभा, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाली अलौकिक प्रतिमा थी वो। देवी बरवड़ी ने हमीर को जानने से पहले क्या कहा? आप मेवाड़ लौट जाएं, आपकी विजय अवश्य होगी। वहाँ की स्थिति प्रतिकूल प्रतीत हो रही है। आपको विवाह का निमंत्रण आएगा, उसको विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना स्वीकार करें। उस लड़की का आगमन ही आपकी विजय का आधार बनेगा। ये देवी बरवड़ी ने कहा। अगर कोई विरोध भी करे तो भी उसको ना माने और आप विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। ठीक है। देवी बरवड़ी ने राणा हमीर को क्या आश्वासन दिया? समय आने पर आप मुझे सूचना देना, मैं आपको 500 घोड़ों या 100 घोड़े किए मैं 500 घोड़ों की सहायता दूंगी। मेरा पुत्र भी आपके पास आएगा। ठीक है। बरवड़ी के पुत्र का क्या नाम था? वो वीर गायक पुत्र बारू नाम था उनका। बरवड़ी ने राणा हमीर को कौन सा आशीर्वाद दिया था मेवाड़ जाने से पहले? तो चिरायु हो। अध्याय 11। अजय सिंह का असहयोग आंदोलन सफल रहा। ठीक है। राजा मालदेव पुत्र जय सिंह को चित्तौड़ छोड़कर जालोर चला गया था। राजा मालदेव, उन्होंने बोला कि मैं असहयोग आंदोलन से परेशान हो गया हूँ और हमारे पास धन की भी कमी हो गई है और बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। मैं तो जाता हूँ जालोर को, नहीं तो वो भी हाथ से चला जाएगा और तुम रहो चित्तौड़ में। ठीक। जैसा क्यों परेशान थे? जनता असहयोग कर रही थी और योद्धा भी अत्याचार सह रहे थे और वापस जवाब नहीं देते थे। योद्धा भी अत्याचार ही सह रहे थे। वापस उनको एक मारो तो वापस ऐसे बोलते थे और मारो और मारो, और युद्ध नहीं करते थे। असहयोग आंदोलन से परेशान था वो जैसा, यानी जय सिंह। राजा मालदेव जैसा को क्या कहता है? मैं हिंदू हूँ और एक हिंदू ने निर्दोष प्रजा पर शस्त्र नहीं उठाया है। ठीक है। जब जैसा बोलता है कि आप ऐसा करो कि इन सबको नरसंहार करो, तो राजा मालदेव बोलते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू प्रजा पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कौन सी नीति की समाप्ति दूभर लग रही थी? असहयोग नीति की। असहयोग नीति की जो समाप्ति थी वो जैसा और मालदेव को दूभर लग रही थी। ठीक है। कैसे व्यक्ति का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं? जो अत्याचार सहने को कटिबद्ध हो जाए, ऐसे व्यक्ति का हम कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजा मालदेव ने चित्तौड़ का शासनभार किसे सौंपा था? अपने पुत्र जैसा यानी जय सिंह को। जालोर जाकर मालदेव ने क्या किया? तो मालदेव ने किसानों से वसूली की और अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। नेक्स्ट अध्याय 12 नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। ओके, बाय बाय।